हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 में जारी हुई है। दिसंबर 2023 में एनसीआरबी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कुछ यूपी के विशेष आंकड़े जारी किए गए हैं। ये यूपी हाईलाइटेड भी रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अक्सर कर बयान देते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने अपराध मुक्त कर दिया है। यहाँ से या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या प्रदेश को छोड़ दें। इस कारण से ये इस में चर्चा में रहा जब ये रिपोर्ट आई। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में अपराध बढ़े हैं और ये एनसीआरबी क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इस सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्या कहते हैं, अगर आप नहीं भी करते हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी किसी भी एज ग्रुप में, फिर भी आपको इनके बारे में बात पता होनी चाहिए, तो भी आप वीडियो को ध्यान देंगे। और यूपी के विशेष आंकड़े इसमें हमने ऐड किए हैं, तो यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो देखते हैं क्या है वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये एनसीआरबी की 2022 में, वर्ष 2022 में जो जो अपराध हुए पूरे वर्ष में, उनको जारी किया गया है, ध्यान रखना है। दिसंबर 2023 में ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब 2023 में जो जो अपराध होंगे उसकी 2024 में आएगी। सिंपल सा है समझना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो क्या है ये रिपोर्ट? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इंग्लिश में कहेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसकी फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछी गई है एनसीआरबी की, ये ध्यान रखनी है। तो इसने हाल ही में 2022 के दौरान भारत में अपराध, क्राइम इन इंडिया फॉर 2022, इस शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि एनसीआरबी ने 2022 में अपनी किस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की क्राइम की। तो ये 2022 के दौरान भारत में अपराध, या इंग्लिश में क्राइम इन इंडिया फॉर 2022, ध्यान रखना है आपको। इस शीर्षक से इन्होंने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जो देश भर में अपराध के रुझानों को एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। इन्होंने पूरे वर्ष में जो भी अपराध हुए उनका व्यापक अवलोकन करके अलग अलग फील्ड्स में किस किस तरीके से अपराध हुए उनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की है। जैसे कि बच्चों के प्रति कौन कौन सी हिस्सा हुई, किस तरीके के अपराध हुए उस पर, महिलाओं के प्रति किस तरीके से अपराध हुए उन पर। तो ये सब इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, बताया गया है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका शीर्षक, फिर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको लगेगा ये किस तरीके का एक कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया, कहाँ के किसका शीर्षक। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में बन रहे हैं आजकल। तो इसीलिए यहाँ पर इसको मैं विशेष हाईलाइट करके बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, जिससे कि आपको ये वीडियो के दौरान कंठस्थ हो जाए, क्योंकि याद करने का और कोई तरीका नहीं है रिवीजन के सिवाय, ये ध्यान रखिएगा। तो इस रिपोर्ट में कुल 58 लाख संगीन अपराध दर्ज किए गए या बताए गए हैं, और उन अपराधों को दो श्रेणी में व्यक्त किया गया है। एक तो भारतीय दंड संहिता और एक स्थानीय कानून। अब ये भारतीय दंड संहिता क्या होती है, ये भी काफ़ी विवाद में रहती है, तो इस पर तो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, इसकी कब कहाँ से क्या शुरुआत हुई थी। और ये स्थानीय कानून क्या होते हैं, इस पर भी कभी किसी और वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो इन दो श्रेणी में इन अपराधों को शामिल किया गया है। इसके तहत ही इसमें मामले दर्ज किए गए हैं। कुल 58 लाख मामले 2022 में अपराधों के बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। 2021 की तुलना में मामलों में 4.5% की गिरावट दिखाई गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में जितने अपराध हुए थे उसकी तुलना में 2022 में 4.5% कम अपराध हुए हैं। तो ये प्रतिशत या ये आंकड़ा भी ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराधों के मामलों में कितनी प्रतिशत की गिरावट आई, तो 4.5% की गिरावट आई। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये वाला जो पार्ट है पीपीटी में सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हमारे भारत देश का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। आपने हमारा करंट अफेयर्स वाला डेली वाला वीडियो देखा होगा, तो इतना तो आपको पता होगा कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को दर्ज किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या में सबसे कम संगीन अपराध दर्ज हुए हैं कोलकाता में, और लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। जिस तरीके से इंदौर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आपको पता है इंदौर लगातार वो अपना बनाए हुए रिकॉर्ड, उसी तरीके से कोलकाता भारत देश का सबसे सुरक्षित शहर है, और लगातार तीसरी बार से ये सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पुणे है, महाराष्ट्र का पुणे, जहाँ के पुणे का ही जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज था उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति पदक दिया गया था। मतलब ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, तो वो भी मिला था यहाँ पर, यहीं पे है वो कॉलेज, तो मैं यहाँ पर इसलिए मेंशन किया।
तीसरे नंबर पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद, ये तेलंगाना की राजधानी भी है, ध्यान रखना है, क्योंकि अमरावती तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गई है और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ पे तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, रेवंत रेड्डी सीएम बने, उस पर भी मैंने आपको चर्चा की थी। तो ये ध्यान रखना है, ये तीनों राज्य ध्यान रखने हैं। कोलकाता फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर पुणे और तीसरे नंबर पर हैदराबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पीपीटी में हमने इतनी चर्चा की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, विशेष पॉइंट आपके लिए थे। इसके अलावा अब देखिए अलग अलग श्रेणियों में अपराधों को इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। साइबर के अपराधों में किस तरीके से वृद्धि हुई है इसमें बताया गया है। साइबर के अपराध तो बढ़ेंगे ही, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, तो उसके कुछ फायदे हैं, साथ में ही कुछ हानियां भी हैं, नुकसान भी हैं। तो साइबर के अपराधों में 2021 की तुलना में यहाँ पर 24.4% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा ध्यान रखना है, 24.4% की वृद्धि दर्ज की गई है साइबर के अपराधों में। पहले 2021 में 52,974 मामले आए थे साइबर अपराध के, 2022 में ये 65,893 मामले दर्ज किए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। देखा अभी हमने बीच में एक मामला आया था नोएडा में कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया एक महिला को और उससे 20 लाख रुपए का फ्रॉड या ठगी की गई। तो ये इस तरीके से साइबर काफ़ी क्राइम देखे गए हैं हमने 2022 में। तो वो भी मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था। तो ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साइबर मामलों में 2022 में कितनी वृद्धि हुई, तो 24.4% की वृद्धि हुई। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आत्महत्याओं के मामलों की कुछ बात की गई है। तो 2022 में भारत में आत्महत्याओं के उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहाँ पर जो है 1.7 लाख मामले अधिक मामले दर्ज हुए हैं 2021 की तुलना में। 4.2% की चिंताजनक वृद्धि है। वाकई में ये सुसाइड के केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत चिंताजनक है। उसमें भी यहाँ पर दिखाया गया है इस रिपोर्ट में, 2022 में 12,000 छात्रों ने सुसाइड कर ली। किसी भी छात्र की एक की भी सुसाइड, ये बहुत बड़ी देश की हानि है। छात्रों को, यानी कि इस युवा अवस्था में इस तरीके का केस बहुत ही चिंताजनक और दुखदाई हो जाता है। ऐसा किसी को कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। देखो ज़िंदगी है, कोई छोटा काम करेगा, कोई बड़ा काम करेगा, हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर ही लेंगे। यहाँ पर नहीं, कहीं और जगह किसी भी जगह रह के कर लेंगे, परंतु इस तरीके के सुसाइड का केस किसी को नहीं करना चाहिए। प्लीज़ इस तरीके का मामला नहीं दर्ज हो कहीं भी। अब इसमें कुछ बड़े लोगों के भी मामले दर्ज किए गए हैं, जैसे कि पारिवारिक समस्याओं के कारण लोगों ने सुसाइड कर ली, वैवाहिक संबंधी समस्याओं के कारण, दिवालियापन की समस्याओं के कारण, ऋणग्रस्तता यानी कि कर्ज की समस्याओं के कारण, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी समस्याओं के कारण सरकार को भी सोचना चाहिए कि बेरोजगारी को किस तरीके से दूर किया जाए। आत्महत्याओं के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्महत्याओं के मामलों में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, तो ये महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में, इसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल में, तो इसके बाद नंबर तेलंगाना। इन राज्यों के नाम ध्यान रखने, कम से कम महाराष्ट्र का नाम तो जरूर ही ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है विशेष तौर पर। कृषि श्रमिक किसान भी असमान रूप से प्रभावित हुए, जो कि आत्महत्या के आंकड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है, किसानों को और श्रमिकों को। तो ये भी बहुत चिंताजनक है। पर्यावरण संबंधी अपराध इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं। अब पर्यावरण संबंधी किस तरीके के अपराध होते हैं, जैसे कि सरकार ने कुछ वृक्षों को काटने पर रोक लगा रखी है, हरे वृक्षों को काटने पर रोक लगा रखी है, फिर भी लोगों ने उन वृक्षों को काटा, तो एक अपराध हो गया पर्यावरण से रिलेटेड। कुछ भूमियां हैं जहाँ पर मतलब सरकार ने उसको ग्रीनरी के रूप में या वन आरक्षित भूमि के रूप में घोषित कर रखा है, लेकिन फिर भी लोगों ने वहाँ पर आबादी को बसा लिया, तो वो भी अपराध आता है पर्यावरण की श्रेणी में। तो इस तरीके से ये पर्यावरण के अपराध होते हैं, समझ में आ गया होगा। भारत में पर्यावरण संबंधी अपराधों की कुल संख्या में वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में 18% की कमी आई। यहाँ पर अच्छा है आंकड़ा कि इसमें कमी आई है। 2021 में जितने भी पर्यावरण संबंधी अपराध हुए थे, उसकी तुलना में 2022 में कम हुए हैं पर्यावरण संबंधी अपराध, और 18% की कमी दर्ज की गई है। ये आंकड़ा ध्यान रखना है, पर्यावरण संबंधी अपराधों में 18% की कमी आई है, इंपॉर्टेंट है। ये अपराध जो पर्यावरण संबंधी हैं, इन्हें 7 अधिनियमों के तहत मतलब उल्लंघन शामिल है इसमें। जैसे कि वन अधिनियम 1927 में जो गाइडलाइन दिए गई, उनसे अगर कोई तोड़ता है तो वो अपराध हो जाता है। परंतु यहाँ पर इस पीपीटी में आपको ये सन ध्यान रखनी है। ये कई बार एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर में कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आ गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कर बनते रहते हैं। तो ये पीडीएफ जो है, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, तो सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये सन अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986।
तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम अलग है 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अलग है 1986। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो अच्छे से आसानी से ध्यान रख जाएगा। ये एनजीटी वाला राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में आया था, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएससी के पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस होता है, उसमें ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी में ये पूछा गया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम वाला 2010 में आया था ये। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम ये बना था 2000 में। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखने हैं। ये तो बार बार रिपीट हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वाला, वन संरक्षण अधिनियम वाला, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम वाला। तो ये तो कम से कम आप जरूर ही पढ़ लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा इनके सन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये वन संबंधी अपराधों में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है इनमें। वन संबंधी और वन्य जीव संबंधी की बात की जाए तो बिहार, पंजाब, मिजोरम, राजस्थान, उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं, इनमें मामले बढ़े हैं। और राजस्थान में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। यहाँ पर ये भी दर्ज किया गया है कि वन्य जीव अपराधों के मामलों में अधिकतम जो संख्या है 30% वाले राजस्थान में 2021 की तुलना में 2020 में ऐसे अपराधों में 50% की वृद्धि हो गई है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध, जैसे कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति भी अपराधों की घटनाएं दर्ज की गई हैं। तो 2021 में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में 26,110 मामले आए थे, जिनमें 9.3% की चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है और ये 28,545 मामले हो गए हैं। इसमें अधिकांश मामले 27.3% के साथ चोट और आघात वाले हैं। किसी ने किसी बुजुर्गों को मारने की घटनाएं आती हैं घर में ही, घरेलू तौर पे, तो उन अपराधों को दिखाया गया है। चोरी के मामले आए हैं, जैसे बुजुर्ग लोग अपने अब बूढ़े हो गए, सक्षम नहीं है, तो अपने सामान को उनको किसी ने चुरा लिया, 13.8। उनके साथ जालसाजी, छल, धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं, ये कुछ मामले हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामले दर्ज किए गए हैं, दिखाए गए हैं इस एनसीआरबी की रिपोर्ट में। तो बच्चों के विरुद्ध मामलों में 2021 की तुलना में 8.7% की वृद्धि हुई है। इनमें अधिकांश मामले अपहरण के हैं और उसके बाद यौन संबंधी घटनाओं के हैं, तो यह ध्यान रखना है। अब महिलाओं के विरुद्ध मामले, अक्सर कर महिलाएं चर्चा में रहती हैं इस तरीके से मामलों में, मतलब अपराधों से रिलेटेड, उनसे हिंसा संबंधित अक्सर कर मामले आते रहते हैं न्यूज़ों में। तो वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। कुल मामले मैंने बताया था 58 लाख हुए, उसमें से 4,45,256 मामले महिलाओं के प्रति हैं, जो वर्ष 2021 की तुलना में 4% अधिक हैं। 4% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई। प्रमुख श्रेणियों में पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, महिलाओं का अपहरण, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला जैसे मामले शामिल हैं। अब जब महिलाओं की बात आई तो इसमें सर्वाधिक अपराध महिलाओं में जो हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ, चाहे फिर रेप, गैंग रेप, घरेलू हिंसा, दहेज, किसी भी मामले में हो तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि जैसे कि देश के मतलब प्रदेश के नेता बताते रहते हैं कि पाताल साहब हम अपराधियों को खोज लाने का दावा करने वाली सरकार में 2021 में लंबित जो भी मामले हैं उनकी जांच तक नहीं करा पाई है। हालांकि न्याय मिलना तो बात की बात है, जो भी अपराध हुए हैं उनकी जांच तक नहीं हो पाई है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा केस आए हैं, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप राज्य 5 राज्य। अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए लगातार बढ़ोतरी होती गई अपराध में। 2020 में यहाँ पर 49,000 थे, 2021 में 56,000, 2022 में ये 65,743 हो गए। देख रहे हैं आप, लगातार मतलब उत्तर प्रदेश में वृद्धि हो रही है अपराध में साल दर साल। फिर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक अपराध जो हुए हैं वो महाराष्ट्र में हुए हैं। फिर तीसरे नंबर पर राजस्थान में। ये 3 राज्यों के नाम ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहाँ पर अब सीएम बन गए हैं मोहन यादव, आप सभी को पता होगा। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग था कि 1 डेढ़ महीने भी पहले ही, जैसे कि ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई 3 दिसंबर को आई है रिपोर्ट, 3 दिसंबर को, उससे ठीक 1 डेढ़ महीने पहले ही आदित्य योगी नाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक सभा में अपने तमाम भाषण दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमने अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया है। अपराधी ने या तो प्रदेश को छोड़ दिया है या अपराध को छोड़ दिया है। उसके बाद ये आंकड़े आए और ये बहुत ही चिंताजनक है। इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से कितनी कितनी घटनाएं यूपी में हुई हैं। जैसे गैंग रेप जो मामले हैं थे, इसमें भी यूपी में सर्वाधिक मामले हैं। रेप के मामले में राजस्थान है पहले नंबर पर, इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा घटनाएं यूपी में हुई हैं। जैसे कि रेप के मामले में राजस्थान में 5,399 मामले दर्ज किए गए 2022 में, उत्तर प्रदेश में 3,690 मामले, मध्य प्रदेश में 3,029, महाराष्ट्र में 2,904। और गैंग रेप के मामले में उत्तर प्रदेश में 62, मध्य प्रदेश में 41, महाराष्ट्र में 22, यानी कि ये 3 राज्य सबसे पहले।
ये कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, इन अपराधियों को तो ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे कि इनकी 7 पुश्तों की रूह काँप जाए, दोबारा ऐसा काम करने की कोशिश भी ना करें। रेप, गैंग रेप इतनी नीच घिनौनी हरकत लोग कर रहे हैं, तो ऐसों को तो सबसे कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। दहेज हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 पे रहा है। दहेज हत्या के कितने मामले आए हैं? उत्तर प्रदेश में 2022 में 2138 मामले आए हैं, बिहार में 1057, मध्य प्रदेश में 518, राजस्थान में 406। तो ये मामले अलग-अलग दर्ज किए गए हैं। देख रहे हैं आप, हर एक आंकड़े में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं। पति और रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मामले आए हैं, 20,371। पश्चिम बंगाल में 19,650, राजस्थान में 18,847, महाराष्ट्र में 11,367। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अपहरण के मामलों में भी सर्वाधिक मामले हैं, 14,887। बिहार में दूसरे नंबर पर है, 10,119। महाराष्ट्र में 9,297। तो ये आप देख रहे हैं हर मामले में, हत्या के मामले में भी यूपी में सबसे ज़्यादा मामले हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम में भी यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम है। तो ये देख रहे हैं आप, जबकि प्रदेश के नेता कहते रहते हैं हमने प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया, उसके बावजूद भी तमाम घटनाओं में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्राइम है। तो यहाँ आंकड़े हमने समझे, ये अब ये इस पीपीटी में समझेंगे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है। तो ये सबसे पहले ही हमने चर्चा कर ली थी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो इसकी जो है फुल फॉर्म है इसकी। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला संस्था है एनसीआरबी। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एनसीआरबी किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में, ये इस वर्ष ध्यान रखना है 1986 में। इसका उद्देश्य क्या था उस स्थापना करने का? भारतीय पुलिस की सहायता करना था एक तरीके से इसका उद्देश्य। भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को और सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके। यानी कि एक तरीके से पुलिस की हेल्प करने के लिए ये एनसीआरबी बनाया गया था। सरकारी संस्था ही है, अब इन आंकड़ों को तो सरकार झूठा भी नहीं साबित कर सकती क्योंकि स्वयं सरकार के ही द्वारा ये संगठन चलता है और इसके आंकड़े हैं। यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। यह गृह मंत्रालय के हिस्सा है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। एनसीआरबी के मुख्यालय कहाँ है पूछा जाए तो ये नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखना है। यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए भी नेशनल वेयर हाउस के रूप में भी कार्य करता है और फिंगरप्रिंट खोज के माध्यम से अंतर्राज्यीय अपराधियों का पता लगाने में भी सहायता करता है। एनसीआरबी के 4 प्रभाग हैं, अपराध और आपराधिक अपराध पहला प्रभाग इनका भाग है आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क, और फिर इसके बाद सिस्टम मतलब अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम, फिर अपराध सांख्यिकी और फिंगरप्रिंट और प्रशिक्षण। इन सब मतलब पॉइंटों पर या इन सब भागों पर ये काम करती है। इसके अलावा ये जो अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित करती है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित करती है, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जेल सांख्यिकी प्रकाशित करती है और भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इन 4 पर ये प्रकाशित करती है अलग अलग रिपोर्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट रहती है, ये ध्यान रखना है। ये प्रकाशन न केवल पुलिस अधिकारियों के लिए बल्कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपराध विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, मीडिया और नीति निर्माताओं हित अपराध आंकड़ों पर प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करता है। अब ये जो रिपोर्ट आएगी इसके आधार पर सभी को हेल्प मिलेगी अपराध को कम करने में, तो इस तरीके से ये रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया है, विशेष तौर पर यूपी पर फोकस किया है। तो यूपी का ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जिला फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? हालांकि अभी फिरोजाबाद का नाम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चेंज कर दिया गया, उसका अभी हम जो रिवीजन वीडियो बनाते हैं करंट अफेयर्स का उसमें हमने डिटेल में जिक्र किया था। तो आपने उन वीडियो को देखा होगा तो आप ज़रूर बता पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो फिरोजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। अभी हाल ही में जो रिवीजन वीडियो मैंने बताया है, उसमें ये इसका जिक्र किया है, पूरा बताया है मैंने फिरोजाबाद का नाम क्या कर दिया गया है। उसके बाद ये फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।